Friends, I hope you all are fine. Here I am your tutor from the Nurses Code Blue. आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 PHN का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग क्या होती है और एक पेडियाट्रिक नर्स का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर जाके क्या रोल होता है, और उसके बाद हमने UNCRC को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम राइट्स ऑफ चिल्ड्रन और एथिकल लीगल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ टॉपिक। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। आपको पहले ये बताना चाहिए कि आप जिन की राइट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, वो किस एज की कैटेगरी में आते हैं। आइदर दे आर द एडल्ट्स, दे आर द यंगर और दे आर द चाइल्ड्स। तो चाइल्ड कौन होते हैं? द चाइल्ड, द कन्वेंशन डिफाइंस अ चाइल्ड अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18। 18 साल की उम्र से कम जितने भी लोग होते हैं वो चाइल्डहुड में आते हैं, ठीक है। उनको हम चाइल्डहुड में डिफ़ाइन करते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, the convention applies to all the children, whatever their race, religion, language, boys or girls, rich or poor. No child should be treated unfairly on any basis. सबसे पहले तो चाइल्ड राइट्स में ये आता है कि हमें बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, ना उनकी लैंग्वेज के ऊपर, ना उनकी रिलीजन बेस पे, ना उनकी रेस बेस पर, और इस चीज़ पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि ये लड़का है या ये लड़की है, ये अमीर है या गरीब है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए बच्चों के दरमियान, और फेयरली तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी द प्राइमरी कंसर्न इन मेकिंग डिसीजन दैट मे अफेक्ट देम। दिस पर्टिकुलरली अप्लाइज टू द बजट, पॉलिसी एंड लॉ मेकर्स। और बेस्ट इंटरेस्ट क्या है चाइल्ड का, कि प्राइमरी कंसर्न ही हमारा ये होना चाहिए कि जो आपके लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिसी या बजट बिल्ड कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वो ऐसा कोई रूल ना बनाए, ऐसा कोई लॉ ना बनाए कि जो बच्चों को अफेक्ट करे। हमेशा लॉ मेकिंग पॉलिसीज़ के अंदर बच्चों की राइट्स के ऊपर बात करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो सकें। Protection of the rights, government have responsibility to take all the available measures to make sure children rights are respected, protected and fulfilled. अब जैसे घर में बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड्स को हम उनको बच्चे कहते क्यों हैं और उनके इतने राइट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता खुद के बारे में, ना ही वो खुद सब कुछ चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। वो हमेशा दूसरों पर, बड़ों पर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह जैसे घर में बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो अगर कंट्री वाइज, स्टेट वाइज बात की जाए तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जितने भी लॉज हैं बच्चों के हवाले से वो प्रोटेक्ट भी हैं और उनकी हकूक़ को रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। पेरेंटल गाइडेंस, गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिलीज टू डायरेक्ट एंड गाइड देयर चिल्ड्रन सो दैट एज दे ग्रो दे लर्न टू यूज़ देयर राइट्स प्रॉपरली। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में प्रॉपरली रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अडॉप्ट करना चाहिए कि हमारे पास पेरेंटल गाइडेंस भी हो, कि पेरेंट्स के पास को प्रॉपर गाइड किया जाए कि आप अपने बच्चे को किस पाथवे से लेके जाएंगे, उसको कैसे आपने ग्रो करना है, कैसे चीज़ें सिखानी है, कैसे हकूक़ के बारे में आगाह करना है। तो बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ पेरेंटल गाइडेंस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। सर्वाइवल एंड द डेवलपमेंट, चिल्ड्रन हैव द राइट टू लिव, गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द चिल्ड्रन सर्वाइव एंड डेवलप हेल्दीली। बच्चों के पास ये हक है कि वो खुश रहें, अपनी मर्ज़ी से रहें, ठीक है, और ये भी है कि वो हेल्दी रहें। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट के पास आ रही है कि बच्चों के ऊपर कोई बर्डन ना हो, जैसे कि उनके ऊपर चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, बचपन में काम करवाया जाता है उनसे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हट के बच्चा हेल्दी और हैप्पीली रहे ताकि वो
प्रॉपर तरीके से इस सोसाइटी में ग्रो कर सके, वो मेंटली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली हर लिहाज से खुद को डेवलप कर सके। रजिस्ट्रेशन, नेम एंड नेशनैलिटी केयर। अब अगर आप इस चीज़ पर गौर करें तो आपके इस्लाम में भी कुछ ये जो हकूक़ हैं वो यही है कि जो आप ये पढ़ लें। इस्लाम में भी यही चीज़ बताई गई है कि ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे का एक अच्छा नाम रखें, उसको एक पहचान दें, क्योंकि नेम इज़ योर आइडेंटिटी, वो आपकी एक पहचान है। तो ये भी आपके चाइल्ड राइट्स में आता है कि रजिस्ट्रेशन, नेम, नेशनैलिटी केयर, ऑल द चिल्ड्रन हैव द राइट टू अ लीगली रजिस्टर्ड नेम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि उसका एक नाम हो, जब वो 18 ईयर्स पे पहुँचे तो उसका एक CNIC कार्ड हो, कि उसके पास एक प्रॉपर ऑफिशियल एक इख्तियार हो कि वो इस मुल्क का हिस्सा है, इस स्टेट का हिस्सा है, ठीक है। चिल्ड्रन हैव द राइट टू अ नेशनैलिटी टू बिलोंग टू अ कंट्री। चिल्ड्रन ऑल्सो हैव द राइट टू नो एंड एज फॉर एज पॉसिबल बी केयर्ड फॉर बाय द पेरेंट्स। तो ये एक प्रॉपर नेशनैलिटी केयर, रजिस्ट्रेशन, नेम, it is also the right for the children's preservation of the identity. Children's have the right to an identity, an official record of who they are. Government should respect children's rights to a name, nationality and family's ties. कि वही पिछली ये जो बात अभी हमारी कंटिन्यू हो रही है, यही बात दोबारा से है कि बच्चे के पास पूरा इख्तियार है कि वो प्रॉपरली ऑफिशियली रिकॉर्ड हो उसके पास कि वो कौन है, और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में भी वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो। उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो प्रॉपरली तरीके से, ऑफिशियली तरीके से प्रिजर्व्ड हो। नेक्स्ट है सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स। चिल्ड्रन हैव द राइट टू लिव विद देयर पेरेंट्स अनलेस इट इज़ बैड फॉर देम। Children whose parents do not live together have the right to stay in contact with the both parents unless this might hurt the child. अब क्या होता है कि बहुत सी फैमिलीज़ में कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है। इस मामले में हमारा लॉ क्या कहता है कि बच्चे के पास पूरा इख्तियार है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, अगर वो फादर के साथ रहना चाहते हैं तो भी, अगर मदर के साथ रहना चाहते हैं तो भी। और कब तक? अनलेस इट इज़ बैड फॉर देम, जब तक उसको उनसे कोई ख़तरा ना हो, ठीक है। और जिनके पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते तो भी बच्चे के पास पूरा इख्तियार है कि अगर वो फादर के पास रहता है या एक मदर के पास रहता है तो वो दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकता है, दूसरे से मिल सकता है। ये भी बच्चों का हक है। Family reunification. Families whose members live in different countries should be allowed to move between those countries so that parents and children can stay in contact or get back together as a family. और वो फैमिलीज़ के जो अपने दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं या कुछ इस तरीके से उनका सेटअप है, तो भी बच्चों के पास पूरा इख्तियार होता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाएं, अपनी फैमिलीज़ के पास जाएं, ताकि वो दोबारा से उनके साथ कांटेक्ट कर सकें, रीयूनिफाइड हो सकें, और उन फैमिलीज़ के पास भी पूरा राइट है कि वो अपने बच्चों के पास आ सकें। किडनैपिंग। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप चिल्ड्रन बीइंग टेकन आउट ऑफ देयर ओन कंट्री इलीगली। अब क्या होता है कि कुछ इस तरीके से भी किडनैपर्स होते हैं कि वो बच्चों को किडनैप करके और दूसरी ओवरसीज़ उनको सेल आउट करते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे इक़दाम करे ताकि जो इलीगली तरीके से बच्चों को स्मगल किया जाता है, इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर्ली बैन किया जाए और बच्चों की प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया जाए। Respect for the views of child. When the adults are making decisions that affect the children, children have the right to say what they think should happen and have their opinions taken into account. कि adults के साथ, बड़ों के साथ बच्चों के भी वही इख्तियारात हैं कि जो बड़ों के पास हैं। ऑल्दो के बड़े बच्चों की ही भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई डिसीजन हो रहा है कि जिसमें बच्चे के राइट्स, उसके प्रोटोकॉल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों के पास पूरा इख्तियार है कि वो अपने हक के बारे में, अपने हकूक़ के बारे में बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन. चिल्ड्रन हैव द राइट्स टू गेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट डैमेजिंग टू देम और अदर्स.
कि बच्चों के पास पूरा इख्तियार है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, अनलेस कि वो इंफॉर्मेशन उनको डैमेज ना कर रही हो, ठीक है। जैसे अनएथिकली क्या होता है कि कुछ लोग आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से नहीं, लेकिन आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अनलेस इट इज़ हार्मफुल फॉर यू। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन। Children have the right to think and believe what they want and to practice their religion as long as they are not stopping other people from enjoying their rights. और बच्चों के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो इस बारे में सोचें कि मेरा मज़हब क्या है, मैं किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं किस रिलीजन को अडॉप्ट कर रहा हूँ। अनलेस वो अपने रिलीजन के बारे में पूरा इख्तियार रखते हैं, लेकिन उनके पास ये राइट नहीं है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब करें, ठीक है। अपने लिए पर्सनली वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन दूसरे के राइट्स, दूसरों की इंजॉयमेंट्स को डिस्टर्ब करना ये इस चीज़ का हिस्सा नहीं है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। चिल्ड्रन हैव द राइट्स टू मीट टुगेदर and to join groups and organization as long as it does not stop other people from enjoying their lives. वही बात कि बच्चों को जो पॉलिसीज़ हैं, जो लॉज हैं, उसमें प्रॉपरली तरीके से हर तरह से फ्रीडम दी हुई है, लेकिन ये फ्रीडम इन बाउंड्रीज़ के अंदर है कि अगर आप इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं और अगर दूसरे बंदे के राइट्स और इन्जॉयमेंट्स उस चीज़ से डिस्टर्ब हो रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं, तो आपके लिए मसला है। अनलेस यू हैव फुल राइट्स कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप, कोई भी तंजीम, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन कर सकते हैं, बेशक वो पॉलिटिकल सेशंस हैं या जो भी हैं। राइट टू प्राइवेसी। चिल्ड्रंस हैव अ राइट टू प्राइवेसी। दे लॉज शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक्स अगेंस्ट देयर वे ऑफ लाइफ, देयर गुड नेम, देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स। बच्चों के पास पूरा इख्तियार है अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने का, कि उनके पास राइट है कि वो अपनी बाउंड्री सेट करें ताकि ना तो कोई उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर सके और ना वो किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर सकें। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड मास मीडिया। चिल्ड्रन हैव द राइट्स टू गेट इंफॉर्मेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग। मतलब कि बच्चों के पास पूरा इख्तियार है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकें हेल्थ के हवाले से, अपनी अच्छाई के बारे में कि क्या चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं, क्या नहीं है। गवर्नमेंट शुड इनकरेज मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट कंटेंट सोर्सेज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड एंड टू नॉट प्रमोट मटीरियल दैट कुड हार्म चिल्ड्रन। अब आजकल की अगर बात की जाए जनरेशन की, तो वो सारी इंटरनेट बेस्ड उनकी मेंटालिटी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा जितना भी मास मीडिया है उस चीज़ को इनकरेज करें कि वो ऐसा कोई कंटेंट शेयर ना करें, ऐसा कोई कंटेंट ना बनाएं कि जो बच्चों की मेंटालिटी को, उनकी मेंटल हेल्थ को डाइवर्ट कर रही है, बल्कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो उनको उनकी हेल्थ के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से मोटिवेट कर रही हैं, ताकि बच्चे इस इंटरनेट से, इस मास मीडिया, इस टेलीविज़न, रेडियो, इस सारी चीज़ों से फैसिलिटेट हो सके, ना कि उनको कोई नुकसान पहुंच सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट असिस्टेंस। बोथ द पेरेंट्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रिंगिंग up their children and should always consider what is best for each child. Governments to provide support services to the parents, especially if both parents work outside the home. अब पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं कि दोनों पेरेंट्स, मदर और फादर, दोनों को चाहिए कि वो दोनों इक्वली इस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करें अपने बच्चे को अपग्रेड करने के लिए। अब फादर मदर को क्लेम नहीं कर सकते कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बच्चे को उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ के ऊपर काम करें, और मदर फादर को नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि दोनों को इस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो बच्चे कि जिनके पेरेंट्स दोनों आउटसाइड काम करते हैं, ठीक है, या दोनों वर्किंग, मदर भी वर्किंग वुमेन है, फादर भी काम करते हैं, तो वो ऐसे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी फैसिलिटेट करें ताकि वो सिर्फ अपने वर्क को ही नहीं बल्कि अपने बच्चों की
डेवलपमेंट के ऊपर भी प्रॉपर टाइम दे के काम कर सकें। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, चिल्ड्रन हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हर्ट एंड मिसट्रीटेड फिजिकली और मेंटली। बच्चों के लिए का ये राइट है कि उनको हर किस्म की लड़ाई झगड़े से बचा के रखा जाए। कोई भी चीज़ जो उनको हर्ट कर रही है, आइदर इट इज़ इन अ फिजिकल फॉर्म और अ मेंटली टॉर्चर, इसको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाए। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, वो ग्रो ही नहीं कर सकते, वो उस ट्रॉमा से इतने क्रिटिसाइज्ड हो जाते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकल सकते। और कुछ बच्चों पर इतना तशद्दुद किया जा सकता है, इतनी फ़िज़िकल वायलेंस होती है कि वो बच्चे भी सोसाइटी के अंदर बाकी बच्चों की तरह डेवलप नहीं कर सकते। तो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन होनी चाहिए। Children deprived of the family environment. Children who cannot be looked after by their own family have a right to special care and must be looked after properly by people who respect their ethnic group, religion, culture and language. और बच्चों का ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसी स्पेशल केयर होनी चाहिए कि वो प्रॉपरली तरीके से इस सारी चीज़ों को जो चीज़ें उनको हार्म कर रही हैं उनको निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। ठीक है। Children deprived of the family environment. Children who cannot be looked after by their own family have a right to special care and must be looked after properly by people who respect their ethnic group, religion, culture and language. वो बच्चे के जो अपनी फैमिली उनको वो सब टाइम नहीं देती, वो केयर नहीं देती, उनके पास भी पूरा इख्तियार है कि वो इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकें और स्पेशल केयर डिमांड कर सकें। और अगर कुछ बच्चे हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में, तो भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन करे कि उन बच्चों को भी प्रॉपर स्पेशल केयर दी जाए अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, कल्चर एंड लाइफ। इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं लीगल एंड एथिकल इश्यूज़ इन पेडियाट्रिक्स कि पेडियाट्रिक्स के अंदर, चाइल्ड केयर के अंदर कौन कौन से ऐसे लीगल और एथिकल इश्यूज़ हैं कि हमें उसके बारे में अवेयर होना चाहिए ताकि हम उनको अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड पीएनसी रूल्स एंड रेगुलेशन एथिकली उनको सॉर्ट आउट कर सकें। तो अब हम डिस्कस करते हैं माल प्रैक्टिस इन पेडियाट्रिक सेटिंग्स। नेग्लिजेंस, इसमें एक ही टर्म है नेग्लिजेंस। आपको सबसे पहले पता हो कि ये क्या है, लापरवाही जिसको हम कहते हैं ना। तो पेडियाट्रिक सेटिंग्स के अंदर कौन कौन सी लापरवाहियाँ हैं कि जो हमसे जाने ना अनजाने में हो जाती हैं एंड दे बिकम द कॉज फैक्टर जो बच्चों की हेल्थ कंडीशंस को ख़राब करते हैं। ठीक है। नेग्लिजेंस इज़ डिफाइंड एज एन ओकेजन व्हेन अ पर्सन ओज अ ड्यूटी टू अनदर एंड थ्रू फेलियर टू फुलफिल दैट ड्यूटी कॉज हार्म। नेग्लिजेंस पेडियाट्रिक सेटिंग के अंदर तब डिफ़ाइन होती हैं कि जब एक बंदा दूसरे को ड्यूटी देता है, ठीक है, और वो उस ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं कर सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक टास्क दिया गया है कि आपने बेड 1 2 3 की प्रॉपर से मेडिकेशन करनी है और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, ये चाइल्ड केयर आपके अंडर आती है। और मैं अपनी ड्यूटी को या तो किसी के सुपुर्द कर दूं या मैं लापरवाही का मुजाहरा करूं, प्रॉपर उसके ऊपर ध्यान ना दूं, बस सर से टालने वाली बात करूं, तो उसमें नेग्लिजेंसी कॉज होगी। और उससे क्या होगा कि बच्चे की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगी। मैल प्रैक्टिस इज़ अ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, और ये आपके प्रोफेशनल उसको सूट नहीं करता कि आप इस चीज़ का मुजाहरा करें। मैल प्रैक्टिस जो पेडियाट्रिक्स के अंदर होती है वो यही होता है कि जब हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो चिल्ड्रंस की या अपने पेशेंट की जो केयर है उसके अंदर जिसको हम कहते हैं ना कामचोरी का मुजाहरा करना, इस तरीके से शो ऑफ करते हैं, तो ये उस चाइल्ड की और उस पेशेंट की हेल्थ को इंजरी कॉज कर सकता है, हार्म कॉज कर सकता है और उसकी कंडीशन ख़राब होती है। नेक्स्ट है फॉर अ कोर्ट टू रिकॉग्नाइज अ क्लेम ऑफ मैल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस 4 लीगल एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जब अगर किसी नर्स से कोई नेग्लिजेंसी हुई है, ठीक है, उससे किसी पेशेंट की हेल्थ इंजर्ड हुई है, तो कोर्ट किन 4 चीज़ों को देखेगा? देयर मस्ट बी अ ड्यूटी ओड टू द क्लाइंट बाय नर्स, कि वो सबसे पहले ये चीज़ देखेगा कि क्या ये जो काम है या इस पेशेंट की जो केयर थी वो इस नर्स के अंडर आती है या नहीं, उसकी ड्यूटी थी या नहीं। द नर्स मस्ट ब्रीच द ड्यूटी। सेकेंड टर्म उसकी दूसरी बात यह है कि वो उसकी ड्यूटी को देखा जाएगा कि क्या उसने रूल्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की है। द ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट बी द कॉज ऑफ डैमेज, और जो अपने रूल्स रेगुलेशन की, पीएनसी रूल्स की और पेशेंट राइट्स जो रूल्स होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, यही हमारे पास डैमेज कॉज करते हैं। देयर मस्ट बी द एक्चुअल डैमेज टू द क्लाइंट, और क्या वाकई ही कि उस नर्स की या उस हेल्थ केयर वर्कर की नेग्लिजेंसी से उस पेशेंट को कोई इंजरी या कोई हार्म हुआ है या नहीं। ये वो 4 चीज़ें हैं कि जो कोर्ट चेक करता है अगर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर नेग्लिजेंसी के क्लेम में पकड़ा जाता है। सही है, और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, अब क्या है कि बेसिकली देयर आर 5 पेशेंट राइट्स, ठीक है, आपके 5 राइट्स हैं और देखना है कि क्या आप इन राइट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं या फिर इनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इफ़ यू आर ब्रीचिंग दैट ड्यूटी रूल्स देन ऑटोमेटिकली आपके पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है वो ख़राब होगी। कौन कौन से 5 रूल्स हैं? राइट क्लाइंट, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैं अगर इस बेड पे आई हूँ किसी प्रोसीजर के लिए या कुछ, तो क्या वही पेशेंट है कि जिसका मैंने काम करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि पेशेंट की जगह उसके अटेंडेंट बैठे होते हैं और हमें पता नहीं चलता, तो इसलिए सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द राइट क्लाइंट, कि आपका पेशेंट वाकई ही वो है। आप नाम पूछ लें, आपने फ़ाइल से नाम देखा, ठीक है मिस्टर अली, आप रिकॉल कर लें कि आप मिस्टर अली हैं, ठीक है। राइट मेडिकेशन, उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या जो मेडिकेशन आप लेके आए हैं वही आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइट डोज़ भी आपने चेक करनी है। और पेडियाट्रिक्स बच्चों के अंदर तो डोज़ कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के अंदर तो ड्रग कैलकुलेशन आप ना उनको ड्रग बहुत ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को इतना बेयर नहीं कर सकते, तो डोज़ कैलकुलेशन भी लाजमी चेक होनी चाहिए। उसके बाद राइट टाइम, आपने देखना है कि ये मेडिकेशन मैंने बीडी लगानी है, टीडी लगानी है या 4 टाइम्स अ डे, किस टाइम लगानी है, ठीक है। और राइट रूट, और उसके बाद आपने अपना रूट भी चेक करना है कि जो मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो IM स्टेट में है, वो IV स्टेट में है, वो सबक्यूटेनियसली लगानी है, किस तरीके से लगानी है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टेट स्टेचूस, कि हुकूमत या रियासत के बनाए हुए कवानीन कौन कौन से हैं PNC से रिलेटेड, या स्टेट नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट एंड PNC रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस, कि PNC ने और नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट, ये हुकूमत ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफ़ाइन किए हैं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन और इनकी प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करते हैं कि नर्स के क्या क्या रूल हैं, उसने कैसे इन रूल्स को फुलफ़िल करना है, उसने कैसे एथिकली इन बाउंड्रीज़ के अंदर रह के अपने पेशेंट की केयर करनी है। वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बट हैव कॉमन एलिमेंट्स, और स्टेट टू स्टेट ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज भी होते हैं कुछ, लेकिन उनका जो मेन मकसद होता है, मेन मोटिव होता है, वो सेम ही होता है, एंड दैट इज़ द पेशेंट केयर। पेनल्टीज़ फॉर वायलेशन, अब क्या क्या पेनल्टीज़ हैं कि अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन और उन बाउंड्रीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या सज़ाएं मिल सकती हैं, पेनल्टीज़, ठीक है। फॉर्मल रिपेयरमेंट, कि आपको एक ऑफिशियल वार्निंग लेटर साइन किया जा सकता है कि जिसमें आपको ऑफिशियल वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने दोबारा से ये एक्ट किया देन यू विल बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली, ठीक है। दूसरा है पीरियड ऑफ प्रोबेशन, कि आपको एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रख दिया जाता है, ठीक है, आपके ऊपर ख़ास निगरानी की जाती है, या फिर आपको जैसे हम कहते हैं ना कि एक कोई
क्रोनिक डिजीज़ वाला या कोई ऐसी डिजीज़ होती है किसी पेशेंट को कि जो दूसरे पेशेंट को भी लग सकती है, तो हम उसको आइसोलेट कर देते हैं ना, क्योंकि हमने क्यों आइसोलेट करने है, उसको एक ख़ास ट्रीटमेंट देना होता है। इसी तरह जो हेल्थ केयर वर्कर्स इन बाउंड्रीज़ को और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से एथिकली फुलफ़िल नहीं करते या उनसे कोई इस तरह से मैल प्रैक्टिस होती है, तो वो भी एक ख़ास ऑब्जर्वेशन के अंडर आ जाते हैं। फ़ाइन हो सकता है कि आपको कुछ फ़ाइन आप पे पड़ जाए, कोई जुर्माना आपको देना पड़े। लिमिटिंग, सस्पेंडिंग और रिवोकिंग लाइसेंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट वेरीफाइड पेनल्टी कि हो सकता है कि आपने ऐसी कोई गलती कर दी हो कि जो पीएनसी रूल्स के अकॉर्डिंग ना हो, तो आपका पीएनसी कुछ टाइम पीरियड के लिए भी और परमानेंटली भी आपसे नर्सिंग लाइसेंस वापस ले सकते हैं और आपको पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के अंदर जो आप रजिस्टर्ड हैं, आपको उससे दखल अंदाज कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक ऐसा एथिकल और लीगल प्रोसेस है कि जब भी कोई भी रिसर्च हो रही हो या कोई प्रोसीजर हो रहा हो, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप कंसेंट साइन करवाएं, जिसमें क्या होता है कि हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं या जो उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो पेशेंट के साथ अलॉन्ग विद द पेशेंट उनकी फैमिलीज़ के साथ भी उस प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। ना सिर्फ डिस्कस करते हैं बल्कि उनको अवेयर करते हैं कि इस प्रोसीजर की क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, और इसकी क्या एडवांटेजेस में है। आपने उनके नुकसानात के बारे में भी बताना है कि हो सकता है कि इसकी ब्लीडिंग भी हो, उसके लिए ब्लड हमें अरेंज करना पड़े, हो सकता है इसको कोई इन्फेक्शन हो। इस तरीके से जो भी उसके रिस्क फैक्टर हैं उससे भी पेशेंट को और उसकी फैमिली को आगाह करना है और उसकी मोटिवेशन के लिए उसके आपने एडवांटेजेस भी बताने हैं कि ये प्रोसीजर आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो दिस एथिकल एंड लीगल प्रोसेस, इसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन करवाना, उनसे पहले अहदनामा लेना, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ द ड्यूटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डिस्कस द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीटमेंट और प्रोसीजर विद द क्लाइंट प्रायर टू गिविंग केयर। कि कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट से और उसकी फैमिली से उस प्रोसीजर के रिस्क फैक्टर्स और साथ में उसके एडवांटेजेस से आगाह करना, डिस्कस करना, ये हेल्थ केयर की वर्कर की जिम्मेदारी है और इस प्रोसेस को इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइनिंग कहते हैं, ठीक है। आईसी मस्ट बी इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इस इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है एमसीक्यूज़ के लिए। द नेचर ऑफ द प्रोसीजर, यू हैव टू टेल द पेशेंट एंड देयर फैमिली व्हाट एक्चुअली द नेचर ऑफ दिस प्रोसीजर इज़, कि इस प्रोसीजर की क्या नेचर है, ये किस नोयत का प्रोसीजर है। द रिस्क एंड हैज़र्ड्स ऑफ द प्रोसीजर, कि इस प्रोसीजर के क्या नुकसानात हैं या इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अब मैं जो ये प्रोसीजर या जो सर्जरी होने जा रही है, इससे हो सकता है पेशेंट की ब्लीडिंग हो, उसके लिए हमें ब्लड की ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है कि पेशेंट को किसी इन्फेक्शन की सामना करना पड़े, ठीक है। तो जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उससे भी आगाह करना है। द अल्टरनेटिव टू द प्रोसीजर, आप पेशेंट को इस तरीके से भी गाइड कर सकते हैं कि अगर आप ये प्रोसीजर नहीं करवाना चाहते, ठीक है, तो इसके अल्टरनेटिवली आप क्या करवा सकते हैं, ठीक। द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोसीजर, नॉट ओनली you have to tell about the risk factors, you also have to inform the patient and their family about the benefits, कि इस प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपकी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन आईसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की कब ज़रूरत नहीं पड़ती। कि अब एक चीज़ होती है ना ऑर्डर, हम कहते हैं कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई मुझ पे कोई इमरजेंसी है, ठीक है, तो जैसे अगर आग लग गई है तो मैं क्या करूँगी, एक ऑफिशियली तरीके से फ़ौरन से ऑर्डर दूंगी कि भाई ठीक है आग लगी है तो आप जो भी एजेंसीज़ हैं उनको कॉल करें, सही। अब ये नहीं है कि अगर आग लग गई है तो मैं पहले कहूँ कि भाई मुझे रिटन लेटर अप्रूव करवाने दो और फिर वो अप्रूव होके आएगा और फिर मैं उसके एक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करूँगी, नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी इमरजेंसी, आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो लें। सेम इज़ द केस हेयर विद द पेशेंट केयर, के इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर पेशेंट की जान ख़तरे में है या उसको फ़ौरन इमीडिएट
किसी भी प्रोसीजर की ज़रूरत है। In case if healthcare provider have made a reasonable attempt to contact the child parent, अगर जो डॉक्टर है या हेल्थ केयर वर्कर है या जो नर्स है, ठीक है, उसने पेशेंट की फैमिली, पेशेंट या चाइल्ड की फैमिली से बार बार राब्ता करने की कोशिश की है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास पेशेंट इस तरीके से भी आ जाते हैं कि वो कहीं सड़क पे या ऐसी जगह से मिलते हैं कि उनको कोई स्ट्रेंजर्स लेके आते हैं हॉस्पिटल, ठीक है, और अगर उनकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो रहा, देन यू हैव फुली राइट कि आप पेशेंट का ट्रीटमेंट जारी करें, उसमें आपको किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड फॉर सस्पेक्टेड फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़, और अगर आपको लगता है कि इस बच्चे के ऊपर कोई जिस्मानी तशद्दुद हुआ है एंड यू वांट टू सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड और योर पेशेंट, तो भी आपको किसी से भी इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ फोरेंसिक एग्जामिनेशन, और अगर आपने फोरेंसिक एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है, तो भी आपके पास राइट है कि आप विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट पेशेंट की जो भी ट्रीटमेंट है उसको परसू कर सकते हैं। व्हेन अ माइनर कैन कंसेंट फॉर द केयर, अब हमने लास्ट सेमेस्टर्स में भी ये पढ़ा था कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो पेशेंट है या जो बच्चा है वो मेंटली स्टेबल हो, मैच्योर हो, एडल्ट हो, चाइल्डहुड में ना हो। तो कब जो पेशेंट या जो बच्चा खुद इजाज़त दे सकता है या उस प्रोसीजर से रिफ्यूज़ कर सकता है? केयर इन्वॉल्विंग प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन और ट्रीटमेंट ऑफ STD। इन केस ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स पेशेंट अपनी मर्ज़ी बता सकता है कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस प्रोसीजर, किस ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ड्रग एंड अल्कोहल ट्रीटमेंट, अगर ड्रग और अल्कोहल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं किसी पेशेंट का, तो भी आप उससे खुद उस पेशेंट से इजाज़तनामा ले सकते हैं। इन सम स्टेट्स emancipated children can make their health care decision by themselves, और कुछ कंट्रीज़ में इस तरीके से भी होता है कि बच्चे खुद भी, जो इमेंसिपेटेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, खुद मुख्तियार, जो इंडिपेंडेंट बच्चे होते हैं, ठीक है, या वो पेशेंट के जो शादीशुदा है या जो मेंटली स्टेबल है, वो भी अपना डिसीजन खुद आपको बता सकता है। A minor can consent to the care as long as individual demonstrate the maturity to understand the risk and benefits of the treatment. If your patient has capability to understand about the risk factors and also the advantages of that procedure, तो भी आपका पेशेंट खुद आपको डिसीजन अपना बता सकता है। पेरेंटल कंसेंट आफ्टर डाइवोर्स, अब हमने हर लिहाज से देखना है, ठीक है, कुछ सिचुएशंस में ऐसे होता है कि पेरेंट्स सेपरेशन हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, उस केस में हम बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आफ्टर डाइवोर्स द एबिलिटी टू कंसेंट फॉर द मेडिकल केयर रेस्ट विद द पेरेंट who has been granted legal custody by the divorce decree. The legal document approved by the court that grant divorce divides marital property and specifies child custody. अब इस स्लाइड में एक टर्म यूज़ हुई है, डाइवोर्स डिसीर। ये क्या होता है? ये एक ऐसा एथिकल और लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डाइवोर्स डॉक्यूमेंट, कि जिसके ऊपर कोर्ट लीगली इस बात को लिखता है कि ये बच्चा किसके साथ रहेगा, इसके अखराजात पढ़ाई के, तालीम के, सेहत के कौन उठाएगा, प्रॉपर्टी इसको मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह की जितनी भी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती हैं। अगर पेरेंट्स के दरमियान सेपरेशन हो जाती है या डाइवोर्स हो जाती है, इस केस में जो मेडिकल केयर की आपने इजाज़त लेनी है वो उस पेरेंट्स से लेनी है कि जिसके अंडर कोर्ट उस बच्चे को हवाले करे। अगर कोर्ट कहते हैं कि इस बच्चे की कस्टडी इसके फादर को दी जाती है, देन यू आर नॉट अलाउड टू टेक दिस कंसेंट फ्रॉम हर और हिज मदर। तो आप उसकी मदर से नहीं ले सकते, जिसके पास लीगल कस्टडी होगी उस बच्चे की वही इजाज़त दे सकता है। लीगल कस्टडी वर्सेस फिज़िकल कस्टडी, अब ये दोनों टर्म्स हम लॉ के अंदर यूज़ करते हैं ना,
लीगल कस्टडी क्या होती है? लीगल कस्टडी के अंदर हमारे पास आता है कि इस बच्चे की एजुकेशन की ज़िम्मेदारी किसके पास है, इसकी मेडिसन हेल्थ की या इसकी जो भी ज़रूरियात हैं इसकी ज़िम्मेदारी किसको सौंपी गई है। एंड फिज़िकल कस्टडी विद हुम द चाइल्ड लिव्स, कि बच्चा रहेगा किसके साथ, मदर के साथ या फादर के साथ, ये फिज़िकल कस्टडी होती है। रिफ्यूज़ल ऑफ द मेडिकल केयर बाय पेरेंट और चाइल्ड। अब क्या होता है कि अगर इन केस पेरेंट्स या चाइल्ड रिफ्यूज़ कर देते हैं इस प्रोसीजर या इस ट्रीटमेंट को लेने से, तो क्या वजूहत हो सकती हैं कि वो क्यों रिफ्यूज़ करते हैं। इन केस आपको क्या करना है? रिलीजियस बिलीफ, स्टेट कैन मेक द लीगल डिसीजन फॉर द चाइल्ड। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेशेंट, आपके जो चाइल्ड पेशेंट है उसके लिए वो ट्रीटमेंट लाजमी है उसकी हेल्थ के लिए, एंड इन केस कि इफ़ दिस चाइल्ड और हिज और हर पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग यू फॉर दैट प्रोसीजर, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, वो समझते हैं, रिलीजियस बिलीव्स ले आते हैं कि नहीं हम इस तरह से हमारे रिलीजन में ये चीज़ अलाउ नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो स्टेट होती है ना, रियासत, वो ख़ुद उस बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लेती है, वो अपना डिसीजन देती है कि आपने इस बच्चे के लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो आप इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे पेरेंट्स पटायर, ये क्या होता है कि ये एक ऐसा एक्शन है कि जिसमें स्टेट, रियासत, गवर्नमेंट खुद बच्चे के गार्डियन के तौर पे एक्ट करती है और वो डिसीजन डिसाइड करती है कि क्या ये ट्रीटमेंट बच्चे के लिए ज़रूरी है। इफ़ येस देन गो फॉर द ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर पेरेंट्स से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रिफ्यूजल फॉर द मेडिकल केयर बाय पेरेंट और चाइल्ड। Some states use child abuse states that make medical neglect a form of abuse as legal justification to take custody of a child who needs medical care. और इस केस में फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होती है, वो उस बच्चे की कस्टडी अपने पास ले लेती है जब तक उसको मेडिकल केयर चाहिए होती है, और ख़ुद उस बच्चे के हक़ में फ़ैसला करती है जो उसके लिए ज़्यादा मुनासिब होता है। द रिलीजियस एग्जम्पशंस क्लॉज ओनली प्रिवेंट द पेरेंट्स फ्रॉम बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉर द मेडिकल नेगलेक्ट। ठीक है, और पेरेंट्स क्या करते हैं, रिलीजियस बिलीव्स ले आते हैं बीच में बच्चे की हेल्थ के दरमियान के हमारे रिलीजन में ये चीज़ नहीं है तो हम इसलिए ट्रीटमेंट नहीं कर रहे या करवा रहे, तो वो बेसिकली खुद को भी इस चीज़ से प्रोटेक्ट ले रहे होते हैं, इस शील्ड के अंडर खुद को भी सिक्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट गार्डियन के तौर पे एक्ट करती है। ऑब्टेनिंग आईसी अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, के कुछ स्पेशल सिचुएशंस होती हैं कि जिसके अंदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप लेते हैं। वो क्या है? कंसेंट फॉर द डोनेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, के जब आप कोई ऑर्गन डोनेट कर रहे होते हैं तो उस केस में भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इजाज़तनामा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपने कभी इस तरह से अपने सोसाइटी में देखा हो कि किसी ने ऑर्गन डोनेट किया हो या कुछ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कोर्ट से भी लीगली तौर पर प्रॉपर लिया जाता है कि आपको वो अलाउ कर रहे हैं, या आप वहाँ से भी उनसे लिखवाते हैं कि मैं अपनी रज़ामंदी से इस पेशेंट को या अपने इस फैमिली मेम्बर को अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोर्ट भी लीगली तौर पे इन्वॉल्व होती है। कंसेंट फॉर द जेनेटिक टेस्टिंग, और अगर आप जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं तो भी उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लाजमी है। कंसेंट फॉर द मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन विद द चिल्ड्रन, और अगर आप फॉर योर रिसर्च पर्पज़ और फॉर द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड, अगर आप कोई मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, तो भी लीगली तौर पे कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट फॉर द डोनेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, अब जब आपने टिश्यू या ऑर्गन डोनेट कर रहे हो तो फिर क्या करना है? इफ़ चाइल्ड इज़ टू यंग द पेरेंट और लीगल गार्डियन में कंसेंट फॉर द चाइल्ड, अगर बच्चा बहुत छोटा है, यंग है, तो पेरेंट्स और लीगल गार्डियन जो है उसका वो इजाज़त देगा। 3 रिक्वायरमेंट फॉर द माइनर टू बी अ डोनर, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, कौन कौन सी? द पेरेंट हु इज़ कंसेंटिंग मस्ट बी अवेयर ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट्स, अगर आप किसी बच्चे का कोई टिश्यू या ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो
3 चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन सी? पहली ये है कि पेरेंट इस चीज़ से अवेयर हैं कि इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। द चाइल्ड प्राइमरी केयर गिवर मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का हम किडनी डैमेज हो गया और हमें किडनी रिमूव करना है, तो पेरेंट्स इस काबिल हैं कि वो उस बच्चे को, अपने बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, या एम्पुटेशन हमें करना पड़ता है कि इन केस ऑफ एनी इंजरी, ठीक है, हमें बच्चे की कोई ऑर्गन एम्प्यूट करना पड़ता है, तो भी ऑब्वियसली बच्चा क्या होगा, इमोशनल डिस्ट्रेस में जाएगा, आइसोलेशन में जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट्स उस बच्चे को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं या नहीं। देयर मस्ट बी अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट। और देने वाला और लेने वाला, उन दोनों के दरमियान क्लोज रिलेशनशिप भी होना लाजमी है। कॉन्सेंट फॉर द जेनेटिक टेस्टिंग। अब इन केस ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग क्या है? डिलीमिया क्रिएटेड बाय द न्यू टेक्नोलॉजी, द बेनिफिट्स एंड द रिस्क शुड बी डिस्कस्ड विद द चाइल्ड इफ अप्रोप्रिएट। पेरेंट्स और गार्डियन कैन कंसेंट फॉर दिस टेस्टिंग। पेरेंट्स जो है वो आपको परमिशन देंगे और पेशेंट को इसके रिस्क फैक्टर्स और बेनिफिट्स के बारे में पता है, ठीक है। और जेनेटिक टेस्टिंग should not be performed on a child unless the result of the test will serve the best interest of the child। और जेनेटिक टेस्टिंग बच्चों के ऊपर उस वक्त तक नहीं करते जब तक वो टेस्ट उनके लिए ज़रूरी है। अब आप अपने मर्ज़ी से या अपने शौक़ से जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करवा सकते। अगर बच्चे को या पेशेंट को उसकी ज़रूरत है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टेस्ट, देन यू विल गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, और इसके लिए आपको कॉन्सेंट भी लेना है। कॉन्सेंट फॉर द मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑन चिल्ड्रन। ऑल रिसर्च फैसिलिटीज़ दैट रिसीव फेडरल फंड्स मस्ट comply with federal regulation that require review of all experimental protocols by the Institutional Review Board। ये IRB Institutional Review Board, ठीक है, ये क्या है कि जब रिसर्च होती है, अगर आप किसी के ऊपर रिसर्च करते हैं तो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप इनसे भी परमिशन लेते हैं, और ये भी इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि क्या ये एक्सपेरिमेंट उसके फ़ायदे के लिए हो रहा है या नहीं उस पेशेंट के, और क्या उससे उस पेशेंट को कोई नुकसान तो नहीं है, उस पेशेंट की रजामंदी इसमें शामिल है या नहीं, और क्या ये एक्सपेरिमेंट अंडर लीगल एंड एथिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें ये इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड मॉनिटर करते हैं। फेडरल रेगुलेशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स and the assent of the child depending on the amount of potential risk and benefits associated with the treatment or procedure। ये वही बात है कि वो पेरेंट्स से भी परमिशन लेंगे और उस बच्चे से भी कि क्या वो बच्चा खुद विलिंगली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही हो, क्योंकि ये भी फिर चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर आता है। और क्या वो पेशेंट इस रिस्क फैक्टर्स और बेनिफिट्स के बारे में, इस ट्रीटमेंट और प्रोसीजर के बारे में वेल नोन है या नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? टू कीप द सीक्रेट्स, राजदारी रखना। द राइट टू कॉन्फिडेंशियल हेल्थ केयर इज़ प्रोटेक्टेड बाय PNC द एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है कि कॉन्फिडेंशियल हेल्थ केयर के जितने भी ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सारे PNC ने एक एथिकल कोड्स दिए हुए हैं कि आपने इनको फॉलो करना है, जिसमें ये रूल भी आता है कि पेशेंट की जितनी भी प्राइवेसी है इसको राज रखना ये हेल्थ केयर वर्कर और ये नर्स की जिम्मेदारी है। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और ये सीक्रेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पेशेंट और उसके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करता है। अगर पेशेंट का आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो वो आपको इजीली अपनी बात बताएगा, ठीक है, अपनी सिचुएशन बताएगा, और आप भी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं।